हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने मेंडल के सारे लॉ को कवर कर दिया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि उसके बाद ही ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। जैसा कि पिछले लॉज में आपने पढ़ा मेंडल के लॉ में कि कुछ ट्रेट्स थे जो एक्सप्रेस हुए, उन्होंने उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा, और जो ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं हुए उन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर्स कहा। तो ये कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव होगा और कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अबाउट जीन, डीएनए और जो ये प्रोटीन बनाते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट दिस इज सेइंग each eukaryotic cell contains chromosomes which are long thread made up of DNA। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हर एक यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मेड अप ऑफ डीएनए के बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसे बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल। इट इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। okay, next is DNA carries a code which instructs the cell about which character is to be expressed in next generation। DNA के पास छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिन्हें आप जीन कहते हैं, विच इंस्ट्रक्ट्स द सेल अबाउट विच कैरेक्टर्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस होने वाले हैं। तो इसको अभी हम डिटेल में आगे करने वाले हैं। अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड अ जीन। अब जीन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जीन होता क्या है? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी बेसिक यूनिट जो है वो जीन है। इट ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके डीएनए फ्रेगमेंट में, उसमें जो जीन की लोकेशन होती है ये इन्हीं क्रोमोसोम में, सपोज करिए ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट पाए जाते हैं। जैसे ये फ्रैगमेंट ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, ये फ्रैगमेंट सपोज करिए कि आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं वो ओवरऑल पूरे बॉडी में एक जैसे जीन नहीं होते हैं, इसमें कई सारे जीन्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। हर एक जो जीन है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, अलग अलग ट्रेट्स के लिए आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये आपको ये पिंक कलर से जीन दिखाया गया है, ये हो सकता है आपके ब्लड के टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जो ये ग्रीन फ्रेगमेंट है, ये वाला जीन जो है ये हो सकता है आपकी आई का कलर डिसाइड करता हो। ये जो पर्पल कलर का जीन फ्रेगमेंट दिखाया गया हो सकता है ये आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, कर्ली होंगे, ब्लैक होंगे, स्ट्रेट होंगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पर जो ये जीन फ्रेगमेंट है हो सकता है ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो हर एक जीन फ्रेगमेंट जो है ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और आपकी बॉडी में या पेरेंट से बच्चे में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगे ये जीन डिसाइड करते हैं। अगर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन में अल्ट्रेशन हो जाता है तो बेबी की जो आई होगी अपने पेरेंट से डिफरेंट हो जाएगी। अगर यही सेम फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र होता है तो जैसे माँ बाप की आँखें हैं उसी तरह से उनका भी कलर होगा उनकी ऑफस्प्रिंग्स का। तो इट वाज ऑल अबाउट जीन्स। इसीलिए जीन को बेसिक यूनिट कहा जाता है हेरिडिटी की, बिकॉज यही कैरेक्टर्स जो पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि वो किसकी तरह हैं, पेरेंट्स में माता से ज़्यादा मिलते हैं या फिर अपने फादर से। नेक्स्ट, आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये जो ट्रेट्स हैं ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो आपके एनसीईआरटी में बहुत हौच पौच ऐसे एक पैराग्राफ के टाइप में लिख करके रखा हुआ है जो बहुत ही पढ़ने में डिफ़िकल्ट सा लगता है, तो उसको मैंने फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया है ताकि, और एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया है ताकि आपको ईजी वे में
और चीज़ें याद हो जाएं, नोट्स बनाने में हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी बातें एनसीईआरटी की कवर्ड अप हैं, तो परेशान नहीं होना है, बस इसको मैंने थोड़ा सा चंक्स में ऐसे तोड़ दिया है। फर्स्ट कहता है सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन सेल। जो डीएनए है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। यही डीएनए सेल्स में प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो डीएनए मेक्स प्रोटीन इन द सेल, डीएनए ही प्रोटीन बनाते हैं सेल्स में। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और ये जीन्स जो होते हैं वो बने किसके होते हैं? डीएनए के। तो अभी मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया था, कुछ ऐसा डायग्राम था। हर एक जो फ्रेगमेंट है जीन का, है ना, ये फ्रेगमेंट किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के। ओके, और ये डीएनए क्या करते हैं? आपकी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर आप सम अप करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जीन्स बने होते हैं किसके? डीएनए के। डीएनए क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और ये जीन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में। ओके, तो इस पूरे टेबल की समरी हो गई। सबसे पहले होंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ होंगे अगर इसको भी लिखना चाहें आप? तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। इन क्रोमोसोम्स में जीन्स होंगे। ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं और डीएनए बनाते हैं प्रोटीन सेल में। ओके, अब इस बात को आप अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो आपके बुक में प्लांट की हाइट का एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन किया गया है, तो वही एग्जाम्पल सेम मैंने भी लिया है। तो सपोज करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी प्लांट की हाइट पर क्या, उसकी टॉलनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या जीन कैसे उसको ऑल्टर कर सकते हैं, होने वाली ऑफस्प्रिंग प्लांट की टॉल होगी या फिर डॉर्फ, कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया टॉलनेस ऑफ प्लांट का। अब प्लांट की जो हाइट होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्लांट हार्मोन। आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करता है। अब ये डल भी कर सकता है, यानी कि ड्वार्फ भी बना सकता है प्लांट को, अगर ये एक्सेस में या जितना सफिशिएंट अमाउंट में ज़रूरी है अगर उतना सीक्रेट नहीं हुआ तो ये डलनेस भी कर सकता है, और अगर सफिशिएंट हुआ तो ये प्लांट को टॉल भी बना सकता है। ओके, और ये जो हाइट है और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? हार्मोन। और ये हार्मोन कौन बनाएंगे प्लांट के अंदर? एंजाइम्स। तो एंजाइम मेक हार्मोन। डीएनए जीन मेक्स द एंजाइम, और इन एंजाइम्स को कौन बनाता है? डीएनए या फिर यही जीन, जिसको आप कहते हैं कि डीएनए प्रोटीन बनाते हैं। अब सपोज करिए यहाँ तक तो बात नॉर्मल थी। आपने क्या सीखा कि जो प्लांट की हाइट है, टॉलनेस है, उसको कौन रेगुलेट करता है? यहाँ मैं बना देती हूँ एक बार। टॉलनेस को कौन रेगुलेट करेगा? हार्मोन। हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा? एंजाइम। एंजाइम को कौन बनाएगा या प्रोटीन को? डीएनए। अब ये डीएनए यहाँ तक बात सही थी। अगर इस डीएनए में या फिर इस जीन में, जीन के फ्रेगमेंट में कोई अल्टरेशन हो जाता है, कोई चेंज आ जाता है, क्लाइमेटिकल चेंज हो या फिर उसकी बायोलॉजिकल चेंज हो, कुछ भी अगर फ़र्क पड़ जाता है कि एज इट इज़ वही जीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ पेरेंट से बच्चे में, तो न्यू टाइप के एंजाइम फॉर्म होंगे, यानी सेम एंजाइम फॉर्म नहीं होंगे जो कि पेरेंट्स में थे, कुछ नए एंजाइम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इट विल मेक न्यू एंजाइम। अब न्यू एंजाइम आएगा तो नए टाइप के कैरेक्टर्स क्या करेगा? ये नए डीएनए बनाएगा या नए जीएनए फ्रेगमेंट बनाएगा जो कि उस प्लांट की हाइट को अफेक्ट कर देंगे। या तो प्लांट जैसा पेरेंट्स थे उनकी तरह का हाइट का नहीं बनेगा, या तो उससे एक्सेस हो जाएगा या कम हो जाएगा, बट नॉट एग्जैक्टली विल बी द सेम एज हर पेरेंट। सो इट विल प्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। एक बार मैं समरी फिर से बता देती हूँ। अगर जैसे सपोज करिए ये क्रोमोसोम है, इस पर ये जो ब्लू कलर का फ्रेगमेंट है जीन है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की टॉलनेस के लिए। तो जब यहाँ प्लांट से ये कैरेक्टर, सपोज करिए इसमें कोई अल्ट्रेशन आ गया, कोई चेंज आ गया, और ये ब्लू कलर का कैरेक्टर ट्रांसफ़र ना हो करके बच्चे में ये कैरेक्टर ग्रीन कैरेक्टर जाता है टॉलनेस के लिए, यानी यहाँ पे जीन ऑल्टर्ड हो गया, जो जीन जाना चाहिए था वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कुछ चेंजेस आ गए। तो जो
आपका ये ब्लू डॉट, ये ब्लू जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जैसी हाइट ये देता अब वो चीज़ चेंज हो गई, क्योंकि नए टाइप के एंजाइम्स फॉर्म होंगे तो नई प्रोटीन बनेगी और नई प्रोटीन से आपका नया टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू कैरेक्टर। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने प्लांट के लिए बताया था, अगर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कसिंग आर करेक्ट, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction। अगर जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे वो सही थे तो मेंडल के हिसाब से जो कैरेक्टर्स मेल और फीमेल से आने चाहिए थे वो इक्वल अमाउंट में बच्चे में जाने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो सपोज़ करिए अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो मेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास भी, तो सेम यही कैरेक्टर 46 यहाँ भी ट्रांसफ़र होने चाहिए थे और 46 यहाँ भी, लेकिन ये ऑल्टर होकर आते हैं, यानी कि पेयर्स में नहीं आते, हाफ हाफ आते हैं, 23 और 23। इस तरह से 23 ओवरऑल इस बेबी के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से बात आई कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और कैसे प्रोजेनी में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बने होते हैं जितने कि पेरेंट से ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक में जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।